In the previous video, we study about carboxylic acids, introduction, nomenclature and structure. Now we study about acidity of carboxylic acid. So let's start now. हम acidity of carboxylic acid डिफाइन करेंगे इन द टर्म ऑफ pKa वैल्यू. pKa वैल्यू की मदद से हम एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को समझेंगे. एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं जब उनको हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं CH3COOH, इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं H2O में. रिवर्सिबल रिएक्शन होगी. एसिड है तो H+ आयन देगा और ये एक्सेप्ट करेगा, जिससे हाइड्रोनियम आयन और एसीटेट आयन का फॉर्मेशन होगा. CH3COO निगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे. Ka इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन O negative and concentration of hydronium ion upon concentration of acetic acid CH3COOH. ठीक है, अब Ka क्या है, where Ka is rate constant in case of acid. ठीक है, अब हम यहां देखते हैं कि Ka जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोनियम आयन के. Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, यानी कि Ka जितना ही कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन का बढ़ेगा उतना ही Ka की वैल्यू बढ़ेगी. ठीक है, हाइड्रोनियम आयन कह लीजिए या हाइड्रोजन आयन कह लीजिए, यहाँ पर H+ मिला तभी तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा यानी H+ इंक्रीज होगा तो क्या होगा, Ka भी इंक्रीज होगा. जब जिस सोल्यूशन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो उसकी एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ता है. एसिडिक नेचर आल्सो इंक्रीज. ठीक है, यानी कि जितना ही H+ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा एसिडिक नेचर उतना ही अधिक होगा, यानी कि Ka की वैल्यू बढ़ेगी. ठीक है, अब हमें देखना है pKa के टर्म में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में pKa दिया जाता है, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को pKa की मदद से ही डिफाइन करना है. तो pKa इक्वल टू क्या होता है, pK इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 Ka. ठीक है, pK इक्वल टू माइनस लॉग Ka, यानी कि जितना अधिक pKa की वैल्यू होगी Ka की वैल्यू उतना ही कम होगी, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं निगेटिव का साइन लगा हुआ है. ठीक है, pK की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो Ka की वैल्यू कम होगी. ठीक है, अब हम एक रिलेशन बनाते हैं. जैसे Ka की यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो Ka की वैल्यू बढ़ रही है. जब Ka की वैल्यू बढ़ेगी तो pKa की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. जैसे यहाँ देखिए H+ इंक्रीज. ठीक है, तो Ka की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. जब Ka की वैल्यू इंक्रीज होगी, यहाँ माइनस साइन लगा है, Ka अगर बढ़ेगा तो pKa की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी. ठीक है, pKa डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि एसिडिक नेचर बढ़ेगा. एसिडिक नेचर इंक्रीज. इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, Ka की वैल्यू बढ़ रही है. किसी भी सोल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो यानी कि एसिडिक नेचर बढ़ रहा है. तो एक हम रिलेशन बनाएंगे एसिडिक नेचर और pKa में. एसिडिक नेचर is inversely proportional to
pKa, ठीक है, यानी जितना कम pKa वैल्यू होगी उतना अधिक एसिडिक नेचर होगा, या यूं कह लीजिए जितना अधिक एसिडिक नेचर होगा pKa की वैल्यू उतना ही कम होगी, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के मदद से आपको समझाएंगे। एग्जांपल्स जैसे यहाँ पर देखिए फार्मूला CH3COOH, नाम जानते होंगे, एसिटिक एसिड, इसका pKa वैल्यू जो है वो है 4.8, ठीक है, इसलिए ये क्या है, वीक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। अब यहाँ पर आ गया क्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एक अटैच हो गया है, जिससे उसके अटैच होते ही देखिए यहाँ पर pKa वैल्यू 2.86 घट गया, pKa वैल्यू कम हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर अब देखिए इस रिलेशन से समझ में आ रहा है कि अगर pKa वैल्यू कम होगी तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो जैसे जैसे pKa वैल्यू घटती जाएगी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए डाइक्लोरोएसिटिक एसिड है, 2 क्लोरीन है, तो pKa वैल्यू 1.48 हो गया, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अटैच हुए हैं, जिससे कि यहाँ का pKa वैल्यू जो है इसका है 0.70, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन के जुड़ने से इसका जो एसिडिटी है बहुत अधिक बढ़ गया है, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि pKa वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर क्या होगा, कम होगा, यानी कि अगर pKa वैल्यू जितना ही कम होगी एसिडिक नेचर उतना अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जो है, अगर वहाँ पे कोई ग्रुप आकर के अटैच होता है तो उसकी एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं एसिड है H+ देगा, ठीक है, तो H+ तो तभी मिलेगा जब एनायन जो हो वो स्टेबल हो। जैसे ये देखिए COO नेगेटिव, यहाँ से H+ तभी निकलेगा जब यहाँ पर कोई इस इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला हो या अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला हो। जैसे कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप अगर आकर के अटैच हो जाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, H+ आसानी से निकल जाएगा। तो इसी तरह कुछ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप हैं जो आकर के यहाँ पर अटैच होते हैं, जिससे कि H+ आयन आसानी से निकलता है, तो उसकी एसिडिटी पर इफेक्ट यही होता है कि जितना आसानी से H+ निकलेगा, जिस भी ग्रुप के आने के बाद H+ आयन जितना आसानी से निकलेगा वो उसकी एसिडिटी उतना ही अधिक बढ़ेगी। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप जैसे CF3, NO2, CN या हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अगर आकर के अटैच होते हैं तो यहाँ से H+ आयन बहुत ही आसानी के साथ निकल जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लिख देते हैं यहाँ पे, CF3, NO2, CN, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये कुछ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये अगर यहाँ पर अटैच होते हैं, ये जितने भी हैं अगर आकर के यहाँ पर अटैच होते हैं तो क्या होगा, H+ आयन बहुत ही आसानी के साथ रिलीज होगा, जिससे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर इनकेस ये समझिए कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आकर के अटैच हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आकर के अगर अटैच हो जाएगा तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा वो पुश करेगा, ठीक है, जिससे कि ये जो है H+ को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, इससे कि H+ जो है आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के आने से, यानी उसका सब्स्टिट्यूशन होने से क्या होगा, एसिडिटी लॉस होगी,
यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने से एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिटी इंक्रीज, यहाँ पर क्या होगा, एसिडिटी डिक्रीज। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, एसिडिटी यहाँ डिक्रीज होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के देखिए, जैसे यहाँ पर मिथाइल CH3 CH2, इथाइल C6H5 etc। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। अगर ये आकर के यहाँ पर अटैच होते हैं तो क्या होगा, एसिडिटी डिक्रीज होगी, लॉस होगी। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिएगा पीके के टर्म में भी कि अगर एसिडिटी लॉस हो रही है या इंक्रीज हो रही है तो पीके वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह हैं, मेथेनोइक एसिड है, यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप से कोई ग्रुप्स अटैच नहीं, हाइड्रोजन है, तो इसका पीके वैल्यू क्या है, 3.8 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं, क्लोरीन अटैच हुआ है, तो इसकी जो पीके वैल्यू है वहाँ ये क्या होगी, 2.86 या अप्रॉक्स 2.9। अब वहाँ पे 2 क्लोरीन के मालिक्यूल अटैच हो गए तो 1.4, यानी पीके वैल्यू जब घट रहा है तो एसिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट इथेनोइक एसिड। देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए क्या है, वीक एसिड होता है। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड देखिए और पीके वैल्यू बढ़ रही है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए पीके वैल्यू बढ़ रही है कंपैरिजन टू मेथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक भी फिनिश हुआ, बहुत इजी है समझने में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।